Good morning, everyone. I am Dr. अरुण कुमार, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट। आज जो आपकी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर, जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का ये सेकंड लेक्चर है। आईपीएम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड आपके टूल्स ऑफ आईपीएम। बात करें हम आईपीएम होता क्या है, यानी कि आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन, यानी कि कीटों का इस तरीके से प्रबंध करना जो कि ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ और सॉइल फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ इकोनॉमिकली फेवरेबल फॉर फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए हम कीटों का हम प्रबंध करते हैं। यही आपका आईपीएम कहलाता है। इसको हम अदर नेम से भी हम जान सकते हैं, जैसे आईपीसी, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आईपीएम जो इसका एम है, आईपीएम एम टू सप्रेस पेस्ट पॉपुलेशन बिलो द इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यानी कि EIL, पेस्ट की यानी कि कीट की हमेशा जो पॉपुलेशन है उसको EIL लेवल से हमेशा नीचे रखना, इसी का मेन इसका एम है और इसका मेन उद्देश्य हम कह सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है नीचे आप देख सकते हैं, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, इसको आप देख लेना। इसमें कोई ऐसे समझाने की चीज़ नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। आगे हम बात करें हिस्ट्री क्या कहती है इसमें आईपीएम की, तो सबसे पहले 1952 में साइंटिस्ट थे माइकल बेकर एंड बेकन, इन्हें कॉइन्ड द टर्म इंटीग्रेटेड कंट्रोल, यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल जो टर्म है इन्होंने दिया था। नेक्स्ट 1959 ईस्टर्न एट ऑल जो साइंटिस्ट थे और भी इनके साथ साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिफाइन इंटीग्रेटेड कंट्रोल एज एप्लाइड पेस्ट कंट्रोल विच कंबाइंड एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। इन्होंने इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल का कंबाइंड यूज बताया था। 1966 में अदर साइंटिस्ट गियर्स कॉइन्ड द टर्म पेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म है इन्होंने गियर ने दिया था 1966 में। उसके बाद तुम्हारा काउंसिल ऑन इन्वायरमेंटल क्वालिटी, इसको हम कहते हैं CEQ, 1972 में गिव द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म है वो CEQ ने 1972 में ये दिया था। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की डेफिनेशन 1967 में, इसको भी आप देख लेना। फिर उसके बाद हम 1989 में आईपीएम टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। 1970 में आईपीएम वर्किंग ग्रुप यानी कि IPM WG वाज कॉन्स्टिट्यूट टू स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPM एट इंटरनेशनल लेवल पर इसको गठन किया गया था। फिर 1997 में आपके स्मिथ एंड एडगेसन को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। फिर कुछ हिस्ट्री है स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, जैसे हम 1967 द टर्म IPM वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय RF स्मिथ एंड R वैंडेन बॉस। नेक्स्ट इज द टर्म IPM वाज फॉर्मुलेटेड बाय द US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इन 1969। उसके बाद में IPM was adopted as a policy by various world government during the 17th and 18th century, including the USA 1972, 1978, 1980 IPM adopted for managing pest or landscape tree and shrub in urban areas. In 1987, India declared IPM as a official ministerial policy. अब बात आती है हम इसके प्रिंसिपल्स की। आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह आपने देख लिया, हिस्ट्री आपने देख ली। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं।
प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो इनके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम, प्रिवेंशन एंड सप्रेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्टिस एंड मल्टीपल पेस्ट अप्रोच। हमेशा हम जो एक के साथ कई सारे कीट को कंट्रोल करने के लिए ऐसी जो प्रैक्टिस हैं या टैक्टिस हैं हम इसको अपनाएंगे। रोटेशन का आपका जैसे हम कह सकते हैं, हम इंसेक्टिसाइड हम सेलेक्ट करें उसको रोटेशन, यानी कि एक ही बार एक ही इंसेक्ट पर आप लगातार एक ही इंसेक्टिसाइड को यूज ना करके उसको हम बदल बदल कर यूज करेंगे। या फिर हम क्रॉप की हम बात करें तो एक खेत में एक ही फसल हर बार ना लेकर के आप अलग अलग फसल अभी खेत में आप लें। उसके बाद आते हैं क्रॉप मैनेजमेंट और इकोलॉजी। जो फसल के जो इकोलॉजी है और उसका जो मैनेजमेंट है वही करना आना चाहिए हमें। कंसिडरेशन ऑफ इको सिस्टम को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। पेस्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, यानी कि कीट के हमें जो सर्विलेंस है या उसकी मॉनिटरिंग है हमेशा करनी चाहिए, तभी तो आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे किसी भी पेस्ट को। जब आपको पता ही नहीं होगा, आप फील्ड में नहीं जाएंगे, खेत में नहीं जाएंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, तो अच्छी तरीके से हम जो उसका पेस्टिसाइड है कैसे सेलेक्ट करेंगे। हमें मॉनिटरिंग भी करना आना चाहिए और पेस्ट किस समय आएगा, उनकी सर्विलांस किस समय पर फोरकास्टिंग होगी पेस्ट की, वो भी हमें पता होना चाहिए। डिसीजन बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग एंड थ्रेशोल्ड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। जो आर्थिक स्थिति जो लेवल जो होती है किसी भी कीट की, वह हमें पता होनी चाहिए, डिसीजन बेस्ड होनी चाहिए और हमें अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग उसका पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम सेलेक्टेड हजार्ड, जो हजार्ड है वो मिनिमम सेलेक्टेड हजार्ड एप्लीकेशन को हमें यूज करना चाहिए। पेस्टिसाइड सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया, स्पेसिफिक जो पेस्ट है उसके लिए स्पेसिफिक दवा का ही आप यूज करें ताकि जो अदर जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उनको वो नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए पेस्टिसाइड सिलेक्शन हमें ज़रूर पता होना चाहिए और ये पता होगा तभी जब हमें अच्छी तरीके से किसी भी कीट की हमें पहचान होगी, हम जानते होंगे किस समय पर आएगा, तभी आप अच्छी तरीके से उसे कंट्रोल कर पाएंगे। रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, जो हमारे केमिकल बेस्ड जो पेस्टिसाइड हैं उनका हमें कम से कम यूज करना है, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टूल्स ऑफ आईपीएम, जैसे कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, जेनेटिक, रेगुलेटरी एंड केमिकल। आगे इनको ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम कल्चरल मेथड और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हम कह सकते हैं। यूज ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटी। रेसिस्टेंट वेराइटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई भी कीट है, किसी फसल में किसी वेराइटी में ज़्यादा लगता है, तो उस वेराइटी को सेलेक्ट करके हम अदर वेराइटी हम यूज करेंगे, यानी कि रेसिस्टेंट वेराइटी हम यूज करेंगे जिसमें वो कीट जो है कम से कम लगे। क्रॉप रोटेशन, जैसे मैंने बताया था, फसल चक्र को आप अपनाएंगे, अलग अलग फसल आप 2-3 साल आपको बदलेंगे, तो जो कड़ी है कीट की, जो कड़ी है या फिर कह सकते हैं हम जो उसके लाइफ चक्र है वो बीच में टूटेगा कब, जब आप फसल चक्र उसको अपनाएंगे या लगातार आप एक ही फसल को लेते रहेंगे, तो उनका जो जीवन चक्र है, अंडा से आपके लार्वी, प्यूपा, फिर एडल्ट, ये चलता ही रहेगा। जब बीच में से इसको हम क्रॉप को हटाकर दूसरी क्रॉप नहीं लगाएंगे जब तक ये नहीं हटेगा। क्रॉप रिफ्यूज डिस्ट्रक्शन। उसके बाद टिलेज ऑफ सॉइल, बात करें हम टिलेज ऑफ सॉइल, जो जुताई है हम खेत की मिट्टी की जो जुताई हम अच्छी तरीके से करेंगे और समय पर करेंगे। वेरिएशन इन टाइम ऑफ प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग, जो हमारे जो प्लांटिंग का समय है और हार्वेस्टिंग का समय है हमेशा उसमें वेरिएशन रखेंगे। प्रूनिंग ऑफ थिनिंग एंड प्रॉपर स्पेसिंग, बीज को जब आप बोएंगे, फसल को आप कोई बोएंगे तो उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए और उसके बाद उसको प्रूनिंग या वीडिंग हम कह सकते हैं या थिनिंग, उस तरह का भी प्रैक्टिसेस हमें करते रहना चाहिए। जुडिशियस एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हम बैलेंस तरीके से यूज करेंगे। ऐसा ना हो जैसे हम यूरिया डाल देते हैं धान में हो, यानी कि राइस पैडी इसको कहते हैं हम, अगर आप उसमें ज़्यादा यूरिया डाल देंगे तो आपके जो हॉपर है, जो BPH है, वो ज़्यादा आ जाएगा अगर आपने ज़्यादा यूरिया डाला।
या उसके बाद अदर भी क्रॉप में हम यूरिया का देखें ज़्यादा एक्सेस यूज़ करते हैं हम, तो हमेशा हमारे जो प्लांट है उसमें डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। जिस तरीके से जब कम फर्टिलाइज़र होता है, कम न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं प्लांट को, तब वो डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। ज़्यादा होने पर भी उसी तरीके से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि ज़्यादा भी आपको बीमारी उत्पन्न कर सकती है और कम भी आपकी फसल को बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हमें बैलेंस रूप में फर्टिलाइज़र का यूज करना है। क्रॉप सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो वाटर है, जो सिंचाई का जो पानी है, अच्छी तरीके से प्रबंध होना चाहिए। और उसके जो ड्रेनेज सिस्टम यानी कि निकास है, मान लीजिए बारिश हो गई, आपने पानी लगाया, उसके बाद अगले दिन बारिश हो गई, खेत में आपके पानी बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, फसल मारी जाएगी। तो उसको जो फालतू पानी है बारिश का, उसको निकालने के लिए अच्छी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम आपका होना सही है। प्लांटिंग ऑफ ट्रैप क्रॉप, यानी कि आपकी जो फसल है उस फसल को बचाने के लिए ट्रैप क्रॉप का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम मैकेनिकल मेथड पर। मैकेनिकल मेथड में ऐसे हैंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि हाथों के द्वारा आप किसी भी इंसेक्ट को पकड़ के आप निकाल सकते हैं, जो बेसिकली जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं आसानी से, जिन्हें आप पकड़ सकते हैं। आप पकड़ के आप मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं या फिर इकट्ठा करके आप उनमें आग लगा सकते हैं। ऐसा ना हो आपने पकड़ा और मेंढे पे जाकर आपने वो छोड़ दिया, दोबारा आपके खेत में ही वो आ जाएगा। इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से गड्ढा खोद कर मिट्टी से अच्छी तरीके से ढक दें या फिर उसको इकट्ठा करके आप आग लगा दें। एक्सक्लूशन बाय बैरियर, यानी कि आपके जो फसल है उसके चारों तरफ आप बैरियर लगा कर भी आप अपनी फसल को रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अधिकतर खेतों के चारों तरफ आपने धोती जो होती हैं कॉटन की, उनको लोग बाग लगा देते हैं चारों तरफ, वो एक बैरियर का काम करते हैं। जो सकिंग पेस्ट हैं बेसिकली उनको वो रोकने का काम करती है। यूज ऑफ ट्रैप, जैसे ट्रैप काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे लाइट ट्रैप हो गया, जहाँ पर लाइट ट्रैप में आप देखते होंगे कि जहाँ पर जो मोथ होते हैं वो उसमें कलेक्ट होकर आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्रैप होते हैं। ये आपका येलो स्टिकी ट्रैप होता है जो सकिंग पेस्ट को यूज करने पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए हम यूज करते हैं। आगे हम बात करें तो फिजिकल मेथड, एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट का यूज करके भी हम जो हमारे पेस्ट हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी के द्वारा भी हम ट्रीटमेंट करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक्सपोजिंग ऑफ इन्फेक्टेड ग्रेन टू सन, जो हमारे इन्फेक्टेड ग्रेन है या अनाज है उनको हम धूप में सुखाते हैं। वो भी क्यों सुखाते हैं, जो अंडे वगैरह हैं या फिर जो भी सुंडी है या कीट है वो मर जाए, देखा होगा। यह सुपर हीटिंग ऑफ एम्प्टी स्टोर एट 50 डिग्री सेल्सियस टू किलिंग हाइबरनेटिंग स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, जो सुपर हीटिंग है आपके जो एम्प्टी स्टोर है जहाँ पर आप अनाज रखते हैं या फिर अपने गोदामों में देखा होगा जहाँ पर वो कुछ टाइम खाली होते हैं, तो उस टाइम पर उनका टेम्परेचर 50 डिग्री तक हम बढ़ा देते हैं। तो उस समय पर क्या होता है, जो भी हमारे इंसेक्ट होते हैं, उनके एग्स होते हैं, लार्वी होते हैं, मौत होते हैं, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से। फिर मैनिपुलेशन ऑफ मॉइस्चर, मैनिपुलेशन मॉइस्चर को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी फसल है, आपकी अनाज है, जैसे गेहूँ है, आपका धान है, उसमें आप मॉइस्चर यानी कि नमी को आप कम करके भी आप अपने अनाज को या फसल को आप बचा सकते हैं। बेसिकली जो हमारे स्टोर ग्रेन पेस्ट होते हैं, यानी कि जो स्टोर में लगने वाले या फिर भंडारण में जहाँ पर करते हैं वहाँ पर जो लगने वाले जो कीट हैं उनसे अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एनर्जी, एनर्जी का मतलब जैसे लाइट ट्रैप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जैविक प्रबंधन, यानी प्रोटेक्शन एंड इंकरेज ऑफ नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज क्या होते हैं? नेचुरल एनिमीज वो होते हैं जो आपके हानिकारक कीटों को खाकर ये ख़त्म करते हैं। तो हमें क्या है, ऐसे कीटों को जो नेचुरल एनिमीज हैं उनको हमें बचाना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंक्रीज एंड कोलोनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक पैरासाइट एंड प्रेडेटर। नेचुरल एनिमीज में आपके पैरासाइट भी होते हैं और प्रेडेटर भी होते हैं, तो उनको हमें आर्टिफिशियल तरीके से उनकी संख्या है जो पॉपुलेशन को भी बढ़ाना चाहिए हमें, और उनकी कॉलोनी को हमें अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि जो हमारे जो कीट हैं जो हानिकारक हैं, ये लाभदायक कीट होते हैं। जैसे हम नेचुरल एनिमीज की हम बात करें तो लाभदायक कीट जब ज़्यादा रहेंगे और हानिकारक कीट पे जब वो खाएंगे तो आपकी फसल को वो
बचाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, यानी कि जो आपके प्राकृतिक शत्रु हैं उनको आप हमें बचाना चाहिए। पैरासाइट्स एंड पैरास्टॉइड, इनको भी करना चाहिए। एग पैरास्टॉइड, इनका यूज करना चाहिए। लार्वल पैरास्टॉइड, प्यूपल पैरास्टॉइड। उसके बाद हमें प्रोपोगेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड प्रोटोजोआ डिजीज। नेक्स्ट जेनेटिक मेथड, ये अभी इतना चलन में नहीं है, यूज ऑफ स्टर्ली मिल टेक्निक। रेगुलेटरी मेथड, यानी कि प्लांट क्वारंटाइन। ये दो तरीके से होता है। जब कोई भी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब विदेश से आता है किसी भी हमारे इंडियन पोर्ट पे, जैसे बात करें, पोर्ट भी 3 तरह के, जैसे हम लैंड पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया। तो यहाँ पर कोई भी अदर जो फॉरनर हैं, जो फॉरनर कंट्रीज हैं, वहाँ से कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर पोर्ट पे उतरता है तो उसका अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हमें करनी चाहिए, ताकि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई बाहर के जो देश हैं, यानी कि जो विदेश हैं, उनसे कोई भी हमारे देश के अंदर कोई भी बीमारी या भी कोई भी कीट अंदर ना आ सके। इसलिए हम कहते हैं फॉरनर क्वारंटाइन है। फिर क्या आते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन। अब मान लीजिए जैसे स्टेट टू स्टेट भी, जैसे हम यूपी से हम बात करें तो यूपी का सामान कुछ दूसरे राज्य में भी जाता है, एमपी में जाता है, बिहार में जाता है, उत्तराखंड में जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारा डोमेस्टिक क्वारंटाइन हमारा काम करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप जैसे यूज ऑफ अट्रैक्टेंट होता है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, यूज ऑफ रिपीलेंट, यूज ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि जो वृद्धि है उनको रोकने वाले भी यूज केमिकल आते हैं, उनको भी हमें यूज करना चाहिए। तो ये कुछ IPM टूल्स थे जो कि बहुत ज़रूरी थे। फिर उसके बाद हम बात करें इम्पोर्टेंस और IPM का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें अपनाना चाहिए, उसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, पेस्टिसाइड को कम करने के लिए हम IPM का यूज करते हैं। प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लंबे समय तक हमें जो सस्टेनेबिलिटी है इसको प्रमोट करने के लिए हम करते हैं। प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, जैसे मैंने बताया था, जो ह्यूमन हेल्थ है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम IPM का यूज करते हैं, क्योंकि IPM में हम पेस्टिसाइड रिड्यूस करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखा गया है। प्रिवेंट पेस्ट रेसिस्टेंस, यानी कि जो पेस्ट के अंदर रेसिस्टेंट जो है वो पैदा ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करते हैं। इंक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उसकी जो क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इनहेंस फूड सेफ्टी, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको सेफ्टी इनहेंस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये एक लेक्चर था, इम्पोर्टेंट लेक्चर था, जो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें भी ये काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेगा। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी मन में या फिर समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ग्रुप के अंदर आप मैसेज के थ्रू या मुझे इंडिविजुअली कॉल करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।